शीतल मिट्टी के चूल्हे पर गर्मी से परेशान पसीना पोंछते हुए खाना बना रही होती है। पूरे घर में धुआं भरा होता है। तभी थका हारा साहिल घर आता है और आते ही पंखा चला देता है। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? दिखाई नहीं दे रहा, बहू सब्जी छौंक रही और तूने पंखा चला दिया। अरे माँ, मैं भी तो काम पर से थक कर हार कर आता हूँ। अगर आप लोगों को खाना बनाना हो तो मेरे आने से पहले बना लिया करो। एक तो गर्मी में आओ और ऊपर से गर्मी में आकर बैठो। कभी मेरे बारे में भी तो सोचो। भैया, हम सोचते हैं आपके बारे में, पर आप क्यों नहीं समझते? गर्मी बहुत ज्यादा है, इंसान बाहर खाना कैसे बना सकता है? 7 बजे तक सर पर धूप चमक रही होती है। उमस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बाहर बैठा नहीं जाता। थोड़ी सी राहत मिलती है तब जाकर घर में खाना बनाया जाता है। हम भी परेशान हैं। माँ, अब तो एक गैस घर में लाना बहुत जरूरी हो गया। बिना गैस सिलेंडर के काम नहीं चलेगा। घर में गैस चूल्हा ना होने की वजह से अक्सर इसी तरह घर में कलेश हुआ करता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते और एक रात पूरा परिवार पंखा चलाकर सो रहा होता है। पर पंखा काफी पुराना था, इसलिए वह सही से हवा नहीं दे रहा होता है और राजू की आंख खुल जाती है और वह रोते हुए अपने घर वालों को उठाता है। माँ उठो ना, देखो मुझे कितने मच्छर काट रहे हैं। ये पंखा भी हवा नहीं दे रहा। देखो, पसीने से मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मेरे माथे से अभी भी पसीना छू रहा है। इस पंखे से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। चल बेटा, आज हम दोनों बाहर सोते हैं मच्छरदानी लगाकर। आखिर कब तक हम हर साल इसी तरह गर्मी झेलते रहेंगे? जैसे साल गुजर रहे हैं, गर्मी भी बढ़ती जा रही है। कूलर लाना बहुत जरूरी है। सभी घर वाले गर्मी से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब उन्हें रात को भी नींद नहीं आती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, भैया सब्जी तो खराब हो गया, अब 10 मिनट रुक जाओ, मैं और भाभी आपके लिए कुछ बना देते हैं। बाहर इतनी तमतमाती धूप है, घर में भी सांस नहीं ली जा रही है। हर एक सामान इतना गर्म है कि कुछ पूछो मत। अब तो सुबह की सब्जी भी दोपहर तक खराब हो जाती है। अगर घर में फ्रिज होता तो खाना खराब ना होता। हाँ माँ, फ्रिज होता तो मैं भी स्कूल में ठंडा ठंडा पानी लेकर जाता। जरूरत तो इस गर्मी में बहुत सारी चीजों की है, पर क्या करूं, इतने पैसे नहीं है ना कि ये सारा सामान ला सकूं। भैया, अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने तो सोच लिया कि अब हम सब काम करें और पैसे जोड़ें ताकि इस गर्मी में हमारे घर में भी गैस सिलेंडर, कूलर और फ्रिज आ सके। सही कह रही है काजल। अब से मैं नाइट शिफ्ट करूंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा कमा सकूं। मैंने भी रात का काम छोड़ दिया था। अब सोच रही हूँ कि रात को भी 2-4 घर पकड़ लूं। कुछ औरतें कह रही थी उन्हें रात के बर्तन धोने के लिए और रसोई साफ करने के लिए काम वाले की जरूरत है। माँ जी, जब आप सब इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी सिलाई आती है। मोहल्ले की औरतें तो मुझे अपना कपड़ा नहीं देती, पर मैं टेलर से तो ले सकती हूँ काम। इस तरह पूरा परिवार काम करने का फैसला करता है और अगली सुबह होते ही शीतल तपती धूप में टेलर की दुकान पर जाती है। भैया, मुझे सिलाई करनी आती है, अगर आपके पास कोई कपड़ा सिलने को हो तो दे दीजिए। सिलाई के लिए तो कुछ नहीं है, पर कुछ कपड़े हैं जिसमें काज बटन करनी है और तुरपाई करनी है। तुम वो ले लो। आज अगर कोई सिलाई आएगी तो शाम को बता दूंगा। एक बार शाम को भी आकर चक्कर काट जाना। एक बार फिर शीतल अपना सर पल्लू से ढककर पसीने से लथपथ घर आती और घर आते ही पंखा चलाकर लेट जाती है, पर उस पंखे में भी हवा नहीं होती है। तो वहीं काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी बाहर बहुत धूप हो रही है, आप घर में ही सिलाई करना। आप गर्भवती हैं, आपका 4था महीना चल रहा है। ऐसे में आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। और मैं तो कहती हूँ आप टेलर वाले भैया को कह दो कि आपको एक टाइम पर ही सारे कपड़े दे दे, ताकि आपको धूप में चक्कर ना काटना पड़े। तुम भी अपना ख्याल रखना, बाहर बहुत धूप है और हो सके तो कुछ बच्चों को शाम को घर पर ही बुला लेना पढ़ाने के लिए। पूरे दिन तुम इस धूप में कैसे चक्कर काटोगी? थोड़ा तो आराम तुम्हारे शरीर को भी चाहिए। इस तरह शीतल और काजल एक दूसरे को धूप से बचने की सलाह देती हैं। तो वहीं शाम को 6 बजे फैक्ट्री खाली हो जाती है और मालिक सारे लाइट पंखे बंद कर देता है, सिवाय एक लाइट छोड़कर। फैक्ट्री में कोई नहीं रुक रहा सिवाय तुम्हारे, इसलिए मैं कूलर पंखा चलते हुए नहीं छोड़ सकता। एक लाइट तो काफी रहेगी ना तुम्हारे लिए, और अगर गर्मी लगे तो खिड़की खोल लेना। हाँ साहब, मैं काम कर लूंगा और 10 बजे तक फैक्ट्री भी बंद कर दूंगा। मेरे लिए एक लाइट की रोशनी भी काफी है। साहिल फैक्ट्री में मशीन पर बैठकर कुछ गत्ते काटने लगता है और उसके शरीर से पसीना टपक रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। तो वहीं आशा भी इस उम्र में कोठियों में साफ सफाई का काम कर रही होती है। अरे अम्मा, ये तुम क्या कर रही हो? कमरे की सफाई कर रही हो और एसी चल रही है। एसी बंद करके सफाई करो, ज्यादा अच्छे से होगी। आशा की मालकिन एसी बंद करके चली जाती, जिसके बाद बेचारी आशा गर्मी में कमरे की सफाई करती है। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तनों को साफ करती है और रात को घर आती है। इसी तरह पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है। एक दिन जब कपड़े लेकर शीतल घर आ रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वह रोड पर एक दुकान के बाहर कुछ देर के लिए बैठ जाती है। अरे बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो?
अरे तुम तो गर्भवती हो, ऐसी हालत में इतनी धूप में तुम्हारा बाहर निकलना सही नहीं है। जो भी काम कर रही हो घर पर ही करो। भैया आपका शुक्रिया, पर मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी दुकान में आ जाओ, मैंने कूलर चला रखा है, थोड़ी सी हवा खा लो, उसके बाद घर चली जाना। शीतल थोड़ी देर दुकान में बैठकर कूलर की हवा खाती है और घर जाती है। और घर जाते ही मोहल्ले की कुछ औरतों के पास जाती है और उनसे कहती है, आंटी बाहर 300 रुपए सिलाई है, तुम मुझे 200 रुपए दे देना, मैं कम पैसे में आपके कपड़े सिल दूंगी, इससे आपका भी फायदा और मेरा भी। बहू अगर तू हमें पहले बताती तो हम इतनी दूर टेलर के पास गर्मी में ना जाकर तुझे ही देते सिलाई। पड़ोस की औरतों से बात करके शीतल को और कपड़ों का काम मिल जाता है, जिस वजह से अब वह रात में भी बैठकर सिलाई करती है। तो वहीं अब शाम को काजल भी बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन देती है। दीदी आपके घर में तो बहुत गर्मी है और यहाँ पंखा कितना घटिया है, हवा भी नहीं दे रहा है। दीदी मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास ठंडा पानी दे दो। बच्चों ठंडा पानी तो नहीं है, मटके में अभी पानी डाला है, वही पी लो। काजल बच्चों को पढ़ा रही होती कि तभी थकीहारी आशा आती है और आशा का बीपी लो हो जाता है, जिस वजह से वो आते ही बिस्तर पर लेट जाती है। ये देख अब जल्दी से शीतल अपनी सास के लिए नींबू पानी बनाती है। माँ जी नींबू पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बच्चों आज की क्लास खत्म हुई, अब तुम सब घर जाओ। दीदी मम्मी ने फीस भेजी थी, ये ले लो। बच्चों के जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद साहिल भी घर आ जाता है। पूरा परिवार अपने अपने पैसे जोड़ता है। अब तक मेरे पास 3000 रुपए ट्यूशन की फीस आ चुकी है। मैंने भी इन कुछ दिनों में 2000 की सिलाई कर ली है। ये लो मेरी सैलरी 3000। मेरा ओवर टाइम मिलाकर भी सिर्फ 10,000 हो पाया है। 10,000 में गैस, चूल्हा, फ्रिज और कूलर सब कैसे आ पाएगा? मेरा एक दोस्त बता रहा था कि कूलर ही 5,000 रुपए का आ जाएगा और फ्रिज तो बहुत महंगा आता है। मैंने गुल्लक में भी कुछ पैसे जोड़े थे, उसमें भी 2-4 हजार होंगे। इतना बोलकर शीतल अपने गुल्लक भी फोड़ देती है और उसने अपने बेटे की स्कूल ड्रेस और फीस के लिए जो पैसे जोड़े होते हैं वो पैसे भी बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उनके पास 14,000 हो जाते हैं। और 14,000 देख काजल और साहिल राजू के साथ बाहर चूल्हा, कूलर और फ्रिज लेने जाते हैं। पापा इस कूलर में से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ बेटा, इस कूलर में तो सच में बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। भाई साहब आप ये वाला कूलर दे दीजिए। काजल इसके बाद फ्रिज की दुकान पर चलते हैं। कूलर लेकर साहिल अब फ्रिज की दुकान पर जाता है और वहाँ कुछ फ्रिज देखता है। भैया हमारे बजट के हिसाब से ये फ्रिज सही रहेगा और इसका डाउन पेमेंट भी सिर्फ हमें 5,000 रुपए देना है और हर महीने 2,000 की किस्त बन जाएगी। वाह अब तो हमारे घर फ्रिज भी आ गया है, मैं तो ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा और आइसक्रीम भी जमाऊंगा। कूलर फ्रिज देखकर राजू काफी खुश होता है, जिसके बाद साहिल और काजल दोनों सामान एक ठेले पर रखकर चूल्हे की दुकान पर जाते हैं, जहां वह एक गैस सिलेंडर लेकर घर आते हैं। फाइनली इस गर्मी में एक चूल्हा तो आया, बार बार मुझे मिट्टी चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा। बहुत गर्मी लग रही बेटा, जल्दी से कूलर में पानी भरकर चालू कर और फ्रिज में दूध, पानी की बोतल और सब्जियां रख दे। अब साहिल कूलर में पानी भरता है और कूलर चला देता है, जिसके बाद शीतल सारा खाना और पानी फ्रिज में रख देती है और रात को शीतल अपनी नंद के साथ गैस पर खाना बनाती है। आज गैस पर कितनी जल्दी खाना बन गया और चूल्हे के हिसाब से गर्मी भी कम लगी। अब तो फ्रिज भी आ गई है भाभी, एक्स्ट्रा खाना मैं फ्रिज में रख देती हूँ और आज आप भी हमारे साथ खाना खाओ। मैं कूलर चला रही हूँ, फिर ठंडा पानी और ठंडी ठंडी कूलर की हवा खाते हुए खाना खाएंगे। काजल सारा खाना फ्रिज में रख देती है और फ्रिज से पानी की ठंडी ठंडी बोतल निकालती है और कूलर चलाकर ठंडी ठंडी हवा के साथ वो लोग खाने को एंजॉय करते हैं। शोभना का भरा पूरा परिवार था। हाल ही में शोभना ने अपने छोटे बेटे राकेश की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। शादी के बाद शोभना की छोटी बहू कल्पना का गृह प्रवेश होता है। अरे अंदर आजा कल्पना, आज से ये घर तेरा ही है। गृह प्रवेश के बाद कल्पना को उसका कमरा दिखा दिया जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह सीमा कल्पना को उठाती है। कल्पना, अरे ओ कल्पना, उठ गई तो रसोई में आ जाना, आज तेरी पहली रसोई है। ठीक है दीदी, बस आती हूँ। थोड़ी देर में कल्पना नहा धोकर रसोई में पहुंचती है, जहां सीमा उसे रसोई में रखा सारा सामान बता देती है और खाने में क्या बनेगा ये भी समझा देती है। ठीक है दीदी, मुझे किसी और चीज की जरूरत होगी तो आपको बताऊंगी। कल्पना किचन में खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे किचन में उसे समय बीत रहा था वो पसीने से तरबतर हो रही थी। तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है, वहाँ छोटी बहू किचन में काम कर रही है। हाँ हाँ पता है माँ जी, आज कल्पना की पहली रसोई है तो भला किचन में मेरा क्या काम। अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर जब शोभना किचन में अपनी छोटी बहू को देखने जाती है तो वो हैरान रह जाती है। कल्पना पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खाना बना रही थी।
अगर अभी छोटी बहू की जगह बड़ी बहू होती तो उसने पूरा घर सर पर उठा लिया होता कि किचन में कितनी गर्मी है, मैं अकेले ही काम करूं क्या, साथ में मुझसे भी काम करवाने लगती। लेकिन छोटी बहू के लिए किचन बिल्कुल परफेक्ट है। लगता है किचन तो अब ये गरीब बहू संभालेगी। अरे माँ जी, आप कब आई? मैंने आपको देखा ही नहीं। मैं तो बस तुझे देखने आई थी। खाना तैयार हो गया है ना? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल खाना तैयार है। शोभना किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहां सीमा आती है। देख रही है, गरीब घर की लड़की है। एक बार जो इसने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, वही तो देखो माँ जी, पसीने से तरबतर, लेकिन एक बार नहीं कहा कि मुझसे खाना नहीं बनेगा। दोनों सास बहू बात कर ही रहे होते हैं, तभी कल्पना सभी के लिए खाना लगाती है। और तो और कल्पना के हाथों का खाना सभी को पसंद भी आता है।